हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ द साइंस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस लेक्चर में हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पढ़ा था, ठीक है, जिसमें कह सकते हैं रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक थिन फॉइल ऑफ गोल्ड को लेकर उस पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट की थी और जिससे उन्होंने रिजल्ट क्या मिला था, अपने उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी और बताया था कि ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है, यानी कि प्रोटॉन्स। ठीक है, तो रदरफोर्ड क्या कर रहे थे? रदरफोर्ड अपने इस एक्सपेरिमेंट के जरिए एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाह रहे थे कि कैसे एक एटम जो होता है उसके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वो हमें पता है वो क्या कर पाए थे, वो प्रोटॉन की तो जो पोजीशन को तो अच्छे से बता पाए थे कि प्रोटॉन जो है वो उसके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और न्यूक्लियस जो होता है किसी भी एटम का वो उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है और वो क्या होता है, बहुत ही स्मॉल एरिया में रिसाइड होता है। ठीक है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है उसके बारे में वो नहीं बता पाए थे अच्छे से। उन्होंने क्या कहा था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है इन सर्कुलर पाथ, तो वो क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। अगर वो एनर्जी रेडिएट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, लोअर एनर्जी सेल्स में चला जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जिससे ये साबित होता है कि एटम जो है वो स्टेबल नहीं है, जो कि बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट था किसके, क्योंकि हमें पता है एटम क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो ये इनके ड्रॉबैक्स रहे थे। अब जो बोर मॉडल ऑफ एटम है जिसके बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने इसी जो कह सकते हैं ड्रॉबैक पर काम किया था, यानी कि रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम के अगेंस्ट जो भी ऑब्जेक्शन उठे थे उन्हीं को दूर करने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए नील्स बोर ने क्या किए थे, अपने एफर्ट्स डाले थे। उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट्स के जरिए अपने मॉडल, उन्हीं उस कह सकते हैं उसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए, उस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने अपना मॉडल ऑफ एटम दिया था, जिसको बोला जाता है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। अब ये अपने इस मॉडल में उन्होंने क्या क्या कहा था, मतलब क्या इनके पोस्टुलेट रहे थे? तो सबसे पहला पोस्टुलेट यहाँ पर क्या है, ओनली only certain special orbits known as discrete orbits of electron are allowed inside the atom। ये क्या कह रहा है कि एटम के अंदर क्या होता है, कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, और इन स्पेशल ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोलते हैं। ठीक है, और इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये था इनका फर्स्ट पोस्टुलेट। और सेकंड पोस्टुलेट में क्या कह रहा है, while revolving in discrete orbits the electrons do not radiate energy। ठीक है, तो नील्स बोर ने क्या कहा था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन इन डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उस वक्त वो किसी प्रकार की कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। ठीक है, तो देखो यहीं पर कह सकते हैं उन्होंने रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को दूर कर दिया था। रदरफोर्ड के ड्रॉबैक में क्या था, यही तो था ना मेन प्रॉब्लम, कि वो एनर्जी रेडिएट करेगा और अगर एनर्जी रेडिएट करेगा तो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा, जो कि जिससे क्या हो जाएगा, एटम स्टेबल नहीं रहेगा। तो इन्होंने कह दिया कि ये जो ऑर्बिट जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स एनर्जी लेवल्स होते हैं और उन्हीं में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और जब वो रिवॉल्व करता है तो वो किसी प्रकार की एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। ठीक है, और इनके इन्हीं काम के लिए इनको क्या मिला था बच्चा, नोबेल प्राइज भी मिला था। यानी कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया, तो इसके लिए इनको क्या मिलता है, नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, अब देखो अच्छे से समझेंगे, जब आप डायग्राम को देखेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इस तरह से बताया था, उन्होंने क्या कहा था, मान लिया ये हमारा कोई एटम है। ठीक है, अब इस एटम के बिल्कुल सेंटर में रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि एटम के बिल्कुल सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इस न्यूक्लियस में कौन पाए जाते हैं, उसके प्रोटॉन पाए जाते हैं, जिन पर क्या होता है बच्चा, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल यहाँ से क्या हो रहे थे, रिफ्लेक्ट हो रहे थे, दूसरे डायरेक्शन में जा रहे थे। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड ने बताया था। अब नील्स बोर ने क्या बताया कि किसी एटम में उसका जो न्यूक्लियस है उसके सराउंडिंग में क्या होते हैं, कुछ फिक्स एनर्जी लेवल्स होते हैं, उसके सराउंडिंग में कुछ ऑर्बिट्स होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स रहती है, और इन ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं,
हम इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स या फिर एनर्जी सेल्स भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या है ये? ऑर्बिट और सेल्स है ना। और इनकी एनर्जी क्या होती है बच्चा? इनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? फिक्स्ड होती है। और इसी एनर्जी की फिक्स होने के कारण मान लो अगर इस ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अब क्योंकि इसकी एनर्जी फिक्स है और इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। तो अगर वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा तो यानी कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली इसी एनर्जी सेल में घूमता रहेगा और वो एटम के न्यूक्लियस में जाकर नहीं गिरेगा। ठीक है, अब ये जो एनर्जी सेल्स हैं, ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस न्यूक्लियस के पास्ट में ये जो सबसे पहले वाली जो सेल होती है उसकी एनर्जी क्या होती है बच्चा? सबसे कम होती है। जैसे जैसे ये एनर्जी सेल्स न्यूक्लियस से दूर होते चले जाएंगे तो इनकी एनर्जी क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि हम मान लेते हैं ये जो हमारा सबसे पहली एनर्जी सेल्स है जिसको हमने क्या नाम दिया है? के सेल हमने नाम दिया है। इसका मतलब क्या है कि के सेल की जो एनर्जी है वो क्या है? सबसे ज्यादा है, क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब है। ठीक है, अब के सेल को हम किससे डिनोट करते हैं? के सेल का मतलब है एन की वैल्यू कितनी रहने वाली है? 1 रहने वाली है। ठीक है, अब इससे अगला वाला जो एनर्जी सेल्स है यानी कि ये वाला, ये सेकंड वाला हमारा, इसको हमने क्या नाम दे दिया? एल सेल हमने नाम दे दिया। और इसके लिए एन की वैल्यू क्या रहने वाली है? 2 रहने वाली है। अब इसकी जो एनर्जी होगी वो के सेल से क्या होगी? ज्यादा होगी। उससे अगली वाली एनर्जी सेल क्या हो जाएगी? हमारी एम सेल हो जाएगी, जिसके लिए एन की वैल्यू 3 रहने वाली है। और इसके लिए इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? एम सेल की एनर्जी के और एल दोनों सेल से ज्यादा रहेगी, यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी? हमारी एन सेल की, जिसके लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो एनर्जी सेल्स हैं इनको हमने कुछ लेटर से रिप्रेजेंट करने के लिए ये बस जस्ट लेटर्स ले लिए, के, एल, एम और एन। और आगे ऐसे ही सोन चलता रहेगा, एम एन कह सकते हैं, ओ आ जाएगा, पी आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनको क्या किया? रिप्रेजेंट करने के लिए कि बार बार एनर्जी लेवल्स ना बोलना पड़े, तो उनको कुछ फिक्स नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया, जिसको हमने क्या लिया? के, एल, एम, एन, ओ, पी लिया। और जैसे जैसे ये बढ़ती चली जाएंगी तो इनके लिए एन की वैल्यू भी जो है वो क्या होती चली जाएगी? इंक्रीज होती चली जाएगी। तो समझ में आया बच्चा नील्स बोर ने क्या कहा था? नील्स बोर ने कहा था कि कोई भी जो एटम होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऑर्बिट्स होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स, और जिनकी एनर्जी क्या रहती है? फिक्स एनर्जी रहती है। और इन्हीं फिक्स एनर्जी ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल्स या फिर एनर्जी सेल्स कहते हैं। और इन एनर्जी सेल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं के, एल, एम, एन, ओपी, इस तरह के लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके लिए अगर हम नंबर्स में बात करें तो नंबर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा नील्स बोर ऑफ मॉडल ऑफ एटम हो जाएगा। आई होप को आपके अच्छे से समझ में आया होगा और आपके जो डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।